चलो देखो क्या है वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखो, वर्क क्या होता है। है ना, देखो कोई भी काम करते हैं वर्क हो गया। फिजिक्स की भाषा में वर्क क्या करते हैं, वर्क क्या होता है, किसी चीज़ में अपन फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर हो रहा है उसको अपन कहते हैं वर्क। ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्क मतलब होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वर्क मतलब समझ में आ गया। अब बताओ फिजिक्स, हाँ। जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको अपन वर्क कहेंगे। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कर दो भाई, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब बताओ इधर देखो, बस 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 इधर देखो, ये बॉक्स है, बॉक्स में अपन फोर्स लगा रहे हैं। किस साइड लगा रहे हैं, उस साइड। डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी, उस साइड होगी। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ इस फोर्स के द्वारा। अब बताओ यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लग रही होगी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रिक्शन के कारण इस साइड कोई वर्क हो रहा है क्या, नहीं। तो फ्रिक्शन के कारण इस साइड अपन लिखेंगे नेगेटिव वर्क। तो फ्रिक्शन लग रही है उस साइड, वर्क हो रहा है इस साइड। फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने फोर्स मान देखो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, एक डायरेक्शन को लेते हैं नेगेटिव। उस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस साइड ले लिया अपन नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लो पहले यहाँ तब यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ पॉजिटिव। क्यों, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एफ डॉट एस लिख दिया। अब फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वर्क डन भी होगा पॉजिटिव। अरे साइन नहीं नहीं नहीं, वो ब्रेक लगाया था। चलो अब बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही, पॉजिटिव। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, देखो फ्रिक्शन लग रही नेगेटिव, मतलब ये जो अपना F की जो भी वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। तो F की वैल्यू को अपन लिखेंगे नेगेटिव। S की वैल्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वहीं हो रही है, तो S अपना होगा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, F डॉट एस मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कर रही डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स अपना नेगेटिव वर्क कर रही है और जो अपनी एक्सटर्नल फोर्स है वो अपना पॉजिटिव वर्क कर रही है। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे अपन फोर्स लगा रहे हैं इस एंगल पे, कितनी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। एंगल कितना ले लेते हैं अपन, मान लो 37 डिग्री। अब बताओ एंगल 37 डिग्री ले लिया, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले बता देखो डिस्प्लेसमेंट बता दी, डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बता दी उस डायरेक्शन में होगी, तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क होगा, ये तो अपन को पता है। अब इतना बस बताओ फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लगेगा। देखो अगर अपन को वर्क डन निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे क्रॉस कभी मत बनाना, यहाँ पे डॉट बना के आना हमेशा। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि, तो अपन को एफ डॉट एस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स लग रही है वैसे और लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऐसे, तो वो पूरी की पूरी फोर्स तो उधर लेके जाना चाह रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर ना होके इधर हो रहा है। तो अब बताओ इधर के डिस्प्लेसमेंट में कौन सी फोर्स लग रही है, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगी वर्टिकली डाउन। इधर कौन सी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल लेते 37 की जगह काम, चलो 37 लेके चलें। फोर्स के अपन ने कंपोनेंट निकालना सीखा था, कंपोनेंट निकालना सीखा था, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बना लो, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा 10 cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 10 cos 37, ये वाला हो गया 10 sin
37। अब देखो 10 cos 37 यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये वाली डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है, 10 cos 37। इतनी चीज क्लियर है, मतलब ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसका इस डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है अपना, 10 cos 37। मतलब कि f यानी देखो 10 को अगर f ले लें और इसको अपन cos थीटा ले लें, 37 की जगह कुछ भी हो सकता था, फोर्स की जगह 10 के अलावा कुछ और भी हो सकती थी। मतलब जो अपना f cos थीटा है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो यहाँ पे देखो f डॉट एस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को लिखते क्या है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो एफ एस कॉस थीटा। अगर इसकी जगह अपना क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या करते, एफ एस साइन थीटा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है यानी वर्क के केस में, हाँ वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क के केस में हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिख सकते हैं या फिर एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ अगर नॉर्मल वर्क हो रहा मतलब कोई एंगल में नहीं है, डायरेक्टली ये वर्क है, तो यहाँ पे ये वाली चीज वैलिड होगी क्या, बताओ एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट एस यहाँ पे वैलिड होगी क्या, यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा है, यहाँ वैलिड होगी कि नहीं, हो जाएगी। कैसे होगी, थीटा की वैल्यू अपन रख देंगे 0। इसी एंगल में देखो डिस्प्लेसमेंट, इस एंगल में फोर्स, इस एंगल में मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0। अगर यहाँ होता तो थीटा की कुछ वैल्यू होती, यहाँ है मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो एफ एस कॉस थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो केवल एफ एस आ जाएगा, केवल एफ इंटू एस आ जाएगा। मतलब एफ डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा हर जगह वैलिड है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक कुली ने अपने सर पे रखा है वजन। ठीक, ये कुली है, इसने अपने सर पे रखा है वजन, ये ऐसे चल रहा है। चलो सर पे वजन रख के ऐसे चल रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि मैं सर पे उठा के वजन रखा है, इसके सर पे वजन रखा है, अपन को यहीं से देखना है, यहाँ से आगे आगे चल रहा है, यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया। बताओ वर्क डन हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, कुली ने देखो बॉक्स इसके सर पे रखा है तो बॉक्स पे जो फोर्स लगा रहा है और चल के आगे जा रहा है। ठीक, तो जो यानी बॉक्स सर में उठा के रख रहा है, इतना बस बता दो बॉक्स पे कोई वर्क डन हुआ कि नहीं, वो तो अपनी प्लेस ही में हुआ, वो आगे रख रहा है ना, आगे रख रहा है तो सिर में ही है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो वहीं की देखो बॉक्स पे कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पे फोर्स किस साइड लग रही है, पहले बताओ, ऊपर साइड है ना। उसको बॉक्स नीचे आना चाहता है, कोली उठा के बॉक्स को ले जा रहा है ऊपर, मतलब बॉक्स पे फोर्स लग रही है ऊपर साइड, लेकिन बॉक्स जा किस साइड रहा है, आगे साइड। अगर फोर्स लग रही है ऊपर लेकिन जा रहा है आगे, मतलब कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, मतलब कुली ने कोई वर्क डन नहीं किया। अब वर्क डन हुआ कैसे, जब वो आगे आगे चल रहे हैं तो जमीन को पीछे ढकेल रहा है, उसी कारण वो आगे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है नीचे कि जब जमीन को पीछे ढकेल रहा है उस कारण वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जमीन पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। लेकिन सर पे बॉक्स को रख के आगे आगे चल रहा है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स लग रही है ऊपर, जा रहा है आगे। बोलो डरे भी, अब देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब मान लो ये पत्थर लटकाया अपन ने, पत्थर को अपन ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अब बताओ यहाँ कोई वर्क डन हो रहा है क्या, गोल गोल घुमा रहे, कोई वर्क डन हो रहा है क्या, देखो क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ इसकी वेलोसिटी किस साइड है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो घूम फिर के 0 हो जाती, वो ठीक है। एक इंस्टेंटेनियस वर्क डन की बात कर रहे हैं। देखो ओवरऑल तो वर्क डन नहीं हो गई, क्यों, घूम फिर के यहीं पे आ रहा है, वेलोसिटी हो गई 0, तो नेट वर्क डन तो 0 है, इतना पता है। इंस्टेंटेनियस वर्क डन कि यहाँ पे तुरंत में जो फोर्स लग रही है केवल इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में वर्क डन हो रहा है क्या,
देखो ओवरऑल तो जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब वर्क डन जीरो। इंस्टेंटेनियस मतलब जब यहाँ से यहाँ तक आया इतने में कोई वर्क डन हुआ, सोचो कैसे। क्योंकि वो पत्थर है वो थोड़ा मूव हुआ, हाँ उसने अपना डिस्प्लेस देखो मूव हुआ, मूव कैसे हुआ, यहाँ पे एक टेंजेंट बना देंगे। टेंजेंट क्यों बनाया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है। ठीक, इंस्टेंटेनियस मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ो और एक्सटेंड कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको अपन कहते हैं टेंजेंट। अब बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, यहाँ कितनी फोर्स दिख रही है, यहाँ केवल एक फोर्स दिख रही है अपन को, टेंशन। टेंशन कैसे लगती है, समझ में आया। टेंशन यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगती है, तो टेंशन लग रही है इस साइड, यहाँ से टेंशन लग रही है इस साइड, मतलब इसकी टेंशन आ रही है ऐसे, तो मतलब टेंशन नीचे आ रही है। और वेल यानी क्या कहते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही टेंजेंशियल। अब यहाँ पे बताओ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। एफ डॉट एस, एफ एस कॉस 90 लिखोगे तो क्या होगा, जीरो, मतलब यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो वर्क डन जीरो के केस समझ में आ गए। अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और से फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। सेंट्रीपिटल जो होता है उस पे अपन कोई और चीज को धक्का देते हैं, सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल मतलब जितनी भी फोर्स है, देखो जितनी भी फोर्स है, नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही, सुनो, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे टेंशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, अगर टेंशन के अलावा कोई एक और फोर्स भी होती, देखो नहीं देखो सेंट्रीपिटल मतलब नेट ओवरऑल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रही, टेंशन के अलावा अगर एक और फोर्स भी लगती तो अपन बोलते कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है फोर्स 1 प्लस फोर्स 2। ये चीज क्लियर है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं है जैसे कि अपनी टेंशन है, फ्रिक्शन है, सेंट्रीपिटल ऐसी कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स नेट सम ऑफ फोर्सेस जो सेंटर पे लग रही है उसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो अपोजिट में लगती नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती, वो एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब यहाँ पे अपनी टेंशन, बस देखो टेंशन कहाँ लग रही, सेंटर की तरफ। अपन बैठ जाते हैं इनर्शियल फ्रेम में, देखो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। जब अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे अपन मान लेते हैं कि टेंशन ऐसे नहीं लगती। देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पे अभी कितनी फोर्स देख रही, मिटा के अच्छे से बनाते हैं। ये देखो ये सेंटर, यहाँ पे ये है, कितनी फोर्स है, केवल एक टेंशन दिख रही है यहाँ पे। अब अपन बैठ जाए इसके ऊपर बैठ गए। अब अपन को देखने लगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठने के बाद अपन मान लेते हैं कि एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रही है, इसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के उल्टे साइड एक सूडो फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो सेंट्रीपिटल की बात नहीं कर रहे, अब मान लो अपनी ये कार चल रही है, ठीक, कार आगे चल रही है, यहाँ पे ये आपने क्या कहते हैं वो जो लटकने वाले रहते हैं, सबसे पहले बताओ कार आगे चल रही है वो पीछे, हाँ बस ले लो, पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे कार आगे चल रही है, ये जा रहे पीछे, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब अगर ये पीछे जा रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि यार बस तो चल रही है आगे, ठीक। अब यहाँ से जब अपन देख रहे हैं तो यहाँ से अपन को दिख रहा है कि बस आगे चल रही, तो इसको पीछे कौन सा भूत ढकेल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अपन सोचते हैं कि अपन बैठ जाएं बस में। अब जब अपन यहाँ खड़े थे तो अपन किस फ्रेम में थे, इनर्शियल फ्रेम में, मतलब अपन को बस दिख रही थी इनर्शिया में। अब अपन यहाँ पे बैठ गए, अब अपन को सारी चीज़ें वहीं पे रखी देखने लगी है ना, अब अपन को लग नहीं रखी, बस मोशन कर रही है, इसको अपन कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठने के बाद अपन ने मान लिया, पहले एक फोर्स बस अपन को पता थी आगे साइड, बस जा रही थी आगे साइड, मतलब आगे की फोर्स बस पता थी। तो अपन ने मान लिया कि एक फोर्स इसमें पीछे साइड भी लग रही है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स तो है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूडो फोर्स अपन ने सेंट्रीपिटल के अपोज में नहीं लगाई, है ना। अगर यही सूडो फोर्स अपन सेंट्रीपिटल के अपोज में लगाते हैं तो उसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया आप? हाँ, उस पे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट। सूडो मतलब क्या होता है, नकली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जाम्पल में
हाँ, एग्जाम्पल के साथ वी कैन से लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। वी कैन से मतलब असली में नहीं है लेकिन अपन कह रहे हैं, और वहाँ जहाँ एक बार सूडो फोर्स लिख दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट पता है। झूला है, कैसा झूला, मान लो नॉर्मल अपना ऐसा झूला ले लेते हैं, ये यहाँ से गोल गोल घूम रहा है, ठीक, ऐसा गोल गोल घूमने वाला झूला है। अब ये बाहर की साइड आ रहा है, ठीक, यहाँ इसके जो भी झूले हैं बाहर की साइड आ रहे हैं, लेकिन अपन को पता है जो फोर्स लग रही है वो तो अंदर की साइड बस लग रही है, टेंशन फोर्स तो अंदर बस लगती है, तो बाहर कौन सी फोर्स ला रही है उसको मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि उसको टेंशन ही बाहर ला रही है, मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अपन ने मान लो क्या कहते हैं, एक मान लो मटका रखने वाला रहता है ना, मटका गोल गोल से रहता है, उसको अपन ने ले लिया, एक बॉल ले ली और ऐसे गोल गोल घुमाया तो बॉल उसकी पेरीफेरी में घूमने लगेगी। अब बताओ फोर्स तो अपन केवल अंदर लगा रहे हैं, कैसे, मान लो ये अपन ने लिया, इसके ऊपर जैसे गोल से स्टैंड ले लिया एक, यहाँ पे अपन ने बॉल रखी और बॉल अपन ने ऐसे गोल गोल घुमाई, तो अब बताओ यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर, केवल एक फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बस लग रही है। देखो एक तो ग्रेविटी लग रही है वो तो ठीक है, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, हाँ देखो ग्रेविटी के कारण कोई वर्क नहीं होगा, ग्रेविटी नीचे और बॉल घूम रही है ऐसे ऐसे, तो ग्रेविटी के कारण तो कोई वर्क नहीं होगा। यहाँ पे देखो यानी ऐसे जमीन पे रखी है, गोल गोल घूम रही, मतलब यहाँ पे लग रही है एक नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक नॉर्मल फोर्स बस इसमें लग रही है, किस साइड लग रही है, अंदर के साइड लग रही है, लेकिन बॉल लग रहा है कि बाहर जा रही है। अगर अंदर के साइड लग रही तो बॉल तो सेंटर में आ जानी चाहिए, लेकिन बॉल बाहर क्यों जा रही। तो यही कॉन्सेप्ट नॉर्मल भाषा में समझना लगते बच्चों को मुश्किल, तो उनको सरल तरीके से समझाने के लिए बोल देते हैं कि एक फोर्स बाहर लग रही है, नकली फोर्स, कि बॉल के ऊपर तुम बैठ जाओ, बॉल के ऊपर बैठ गए, अब अपन को एक और फोर्स दिखने लगी बाहर की तरफ जाती हुई, इसको अपन बोलेंगे सूडो फोर्स। इस केस में ये सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्यों, क्योंकि अपन ने सेंट्रीपिटल के अपोज में लगाई है। अब समझ में आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छे से। कहाँ से मिटाएं, चलो, वर्क डन जीरो कब होता है, समझ में आ गया, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, 90 से कम हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, 90 हुआ तो वर्क डन जीरो, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब क्या है, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो वर्क की ऐसा यूनिट होती है वैसे तो जूल्स, ठीक, एनर्जी और वर्क की एक ही ऐसा यूनिट होती है जूल्स, तो यहाँ पे मान लो ऐसा यूनिट लिख दिया अपन ने जूल्स, ठीक, जूल्स लिख दी। अब जूल्स के अलावा और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो अपन इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। अब बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बता दो जरा, MLT वाला, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हाँ बोलो बोलो, MLT -2 तो फोर्स का होता है, देखो M1 L2 T -2, क्यों, फोर्स का होता है MLT -2, ठीक है, फोर्स का MLT -2, डिस्प्लेसमेंट मतलब L, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो M L² T -2, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। चलो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो एनर्जी समझो जरा, अब यहाँ पे देखो जरा, बस 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 सीजीएस यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या है इसकी जूल्स, ऐसा यूनिट क्या होती है MKS सिस्टम होता है, ठीक, ऐसा ही सिस्टम अलग होता है, एक सीजीएस सिस्टम भी होता था, मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम होता था,
तो CGS सिस्टम में इसकी क्या यूनिट है? इन CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? अर्ग, ठीक, ERG अर्ग। CGS यूनिट में इसकी यूनिट होती है अर्ग, किसकी? वर्क की। अब इन दोनों यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग। ठीक है, ये चीज़ समझो, केवल यूनिट है। देखो फॉर्मूला वगैरह के क्वेश्चन तो इसमें आने नहीं, अपन को पता है थ्योरेटिकल पेपर आना है, ये समझ लो जो लिखा है। माइनस लिख दिया, अरे माइनस नहीं है, 10⁻7 है। सब्जेक्ट लिखा है सेंटर इसलिए सब्जेक्ट सेंटर तो उसमें भाई ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे को ग्लोब गवार समझे उसको नहीं। चलो इतना क्लियर है? चलो अपन देखो इसका इंटीग्रेशन वाला बाद में करेंगे, पहले ग्राफ समझो जरा। अच्छा पहले इंटीग्रेशन समझ लो जरा। अगर अपने पास फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल का क्या मतलब? देखो यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट एस लगा सकते हैं, यानी FS cos थीटा लगा सकते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो बेटा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो अपन क्या करते हैं, अपन इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो अपने पास अगर कोई चीज़ है, मान लो ये बॉल है, आगे जा रही है, अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो लाइन से आगे जाती आती, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कुछ टाइम तक तेज बढ़ेगी, अगले सेकेंड थोड़ा कम बढ़ेगी, अगले सेकेंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ पे अपनी जो फोर्स है फोर्स वेरिएबल है, तो अपन इस मामले में क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब केवल बॉल का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ले लिया अपन ने। इतने डिस्प्लेसमेंट में कुछ फोर्स लगी होगी, मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को अपन ने ले लिया ds। इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगी होगी वो क्या होगी? df। इतना चीज क्लियर है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब ds, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगी df। अब इतने से डिस्प्लेसमेंट में इतनी सी फोर्स लगी तो कितना वर्क हुआ होगा? dw। नहीं लिखते, डेल्टा बड़े के लिए लिखते हैं, छोटे के लिए d लिखते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखो छोटा सा वर्क हुआ dw, उसमें छोटी सी फोर्स लगी df और छोटा सा ये लगा ds, मतलब dw इज इक्वल टू df डॉट ds। ये अपन लिख सकते हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन अब बताओ यहाँ पे अपन को क्या करना है? f डॉट ds, f डॉट इंटीग्रेशन f डॉट ds, एक मिनट। अच्छा नहीं, f इज इक्वल टू, नहीं, केवल f आएगा, केवल f आएगा यहाँ पे, केवल कैपिटल F आएगा। कैपिटल F क्यों आएगा? फोर्स तो कौन आया आखिरी में? कौन आया? जो भी आखिरी में आया, जाओ दरवाजा बंद करके आओ। अब यहाँ पे देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसमें फोर्स लगी, फोर्स को अपन ने df क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब फोर्स तो ऑलरेडी वेरिएबल है, तो वहाँ पे df लेने की नीड नहीं है। छोटा सा वर्क डन हुआ dw, लेकिन अपन को छोटा सा वर्क डन तो निकालना नहीं है, अपन को निकालना है कि पूरे में वर्क डन कितना होगा।
अगर फोर्स कांस्टेंट रहती तो वर्क डन कैसे निकालते, एफ डॉट एस करते, डायरेक्टली निकल आता। लेकिन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, पहले अपन छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे। छोटा सा वर्क डन कैसे निकाला, डी डब्ल्यू लिया इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कर लिया। अब दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। अभी डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन मिला, अब अपन को निकालना है पूरा वर्क डन। पूरा वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से इससे डी कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तो लिमिट किसको लगाते हैं, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक चीज़ गई है, इसको ले लेते हैं S1 या फिर X1 ले लो, ठीक, इसको ले लेते हैं X2, X1 और X2 ले लिया। ये जो DS है, देखो DS और X लगभग सेम चीज़ होती है ना, X पोजीशन और S मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर X1 से X2 का काउंट करना है तो अपन लोअर लिमिट लगा देंगे X1 और हायर लिमिट लगा देंगे X2, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो इंटीग्रल वाला फॉर्म वो होता डिस्टेंस का गैप, तो एफ बस लिखते नहीं तो निकालते कैसे, देखो डिस्टेंस का गैप कुछ भी हो, अपन ने लिया है एक छोटा सा गैप जिसको अपन ने ds लिया, उसमें फोर्स लगेगी F। क्यों, उसमें छोटी सी फोर्स, देखो नॉर्मल सा लॉजिक है, अगर एक फोर्स लग रही है वेरिएबल फोर्स तो वो तो बड़ी डिस्टेंस में भी उतनी लगेगी और छोटी सी डिस्टेंस में भी उतनी लगेगी। अगर हम किसी में 100 न्यूटन का फोर्स लगा के बहुत दूर तक घसीटते ले जा रहे हैं तो वहाँ से वहाँ तक तो हमने 100 न्यूटन लगाए, लेकिन बोले अरे केवल यहाँ से यहाँ तक का काउंट करो तो भी तो 100 ही न्यूटन लगाया है ना। तो कुछ ऐसा थोड़ी कि यहाँ से यहाँ तक 10 बस लगा दे रहे, लगाया तो पूरे में 100 न्यूटन, इसलिए एफ को अपन ने बड़ा ही लिया है, ठीक है। डी एस क्यों, डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है। डी डब्ल्यू क्यों, वर्क डन भी छोटा ही सा हुआ है, थोड़ा सा वर्क डन हुआ है, लेकिन एफ कैपिटल लेंगे। तो इंटीग्रल वाला फॉर्म लिखो, और यहाँ पे हमारी मानो तो एस की जगह भी यहाँ पे एक्स ही लिख देना, ठीक, नहीं तो हो सकता है तुम्हारी मैम को समझ में ना आए। हाँ, कुछ चीज़ें गलत हैं तो नोट्स फॉलो नहीं करना, वो गलत चीज़ें करेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? प्रेशर प्रेशर टॉपिक है। ये चैप्टर 10 कौन सा है फिजिक्स में? हाँ, चैप्टर 10 न्यूमेरिकल्स आएंगे, सर फ्लूइड, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फ्लूइड डेरिवेशन और सारे बाकी में इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे। इजी, जब न्यूमेरिकल कराए नहीं तो कैसे आएंगे। नहीं न्यूमेरिकल्स मतलब बहुत हलवा वाले हैं, बस फॉर्मूला रखना पड़ेगा आप लोग को, इतना आप कर लोगे। हां ये बोला था मैंने। पोर्शन भी नहीं दे रहे कि पोर्शन दे दें क्या क्या है, क्या क्या भी नहीं दे रही। पोर्शन भी भैया पोर्शन तो दिया है, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस कर लेना जो मैंने करा है। इसमें ब्लूप्रिंट तो डेरिवेशन तो आते ही है, इम्पोर्टेंट क्या, जो आज के मैंने मांगे तो मैं क्या बोलती अबे शाश्वत ने मांगा, शाश्वत तो मांगा क्या बोलती है, ब्लेजर का प्रिंट आउट निकला ब्लू हो जाएगा ब्लूप्रिंट। अच्छा पागल ही है। चलो, अरे वो क्या डेरिवेशन तो पूरे करके जाने पड़ेंगे ना, इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, पूरे ही करने पड़ेंगे डेरिवेशन। मैंने बोले ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। कौन बोल रहा है? सारी को इंपॉर्टेंट फिजिक्स मींस डेरिवेशन होता है। नहीं, डेरिवेशन नहीं आते, डेरिवेशन तो हम पढ़ के आ रहे हैं इसलिए करा पा रहे हैं हम। डेरिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोले? पता नहीं, अरे डेरिवेशन पूरे करके जाने, बहुत कठिन थोड़ी होते हैं। बस जो नोट्स में है ना बस वो आएंगे डेरिवेशन। अभी तो कोलिजन वाले डेरिवेशन बहुत कठिन वाला डेरिवेशन है, कल कराएंगे, आज नहीं कराएंगे, आज तो टाइम हो गया। चलो यहाँ देखो, 10 मार्क्स पुराने वाले पेपर भी हम लोग पढ़ लेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पता नहीं। 8 चैप्टर के। अब यहाँ पे देखो, अगर एक तुम्हारे पास ग्राफ है, क्यों फालतू मार के बात मत करो, एक अपने पास ग्राफ है, ग्राफ में एक एक्सिस कौन सी, वाई एक्सिस अपन ले लेते हैं फोर्स, ये वाली एक्सिस को ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा अपन को, देखो ये खुद किया एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा, एफ को अपन ने ले लिया, फोर्स इसको ले लिया एक्स, मान लो यहाँ से गई, एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला एरिया कहलाएगा। ये क्या बताएगा अपन को,
वर्क डन बताएगा। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक, यहाँ पे एफ है और ऐसे इन दोनों के बीच का अगर ग्राफ यानी अंदर का एरिया ले रहे हैं तो एरिया कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो एरिया अपन को बताएगा वर्क डन के बारे में। अब बताओ अपना, देखो वर्क डन क्या है, एफ डॉट एस है, एस को अगर नीचे लेके आए तो एफ की वैल्यू क्या बनेगी, वर्क डन अपॉन एस, ठीक, या फिर डी डब्ल्यू बाई डी एस या फिर डब्ल्यू अपॉन एस लिख सकते, मतलब वर्क डन अपॉन, अरे चलो ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक अपन ने ले लिया डब्लू, एक ले लिया है, इधर देखो एक वर्क डन ले लिया, एक ले लिया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये ऐसे गया। अब बताओ ये एरिया क्या बताएगा, W इंटू एस, एरिया अंडर द कर्व, कुछ नहीं बताएगा, ठीक। अब स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा फोर्स। यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में है, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाली एक्सिस अपॉन ये वाली एक्सिस करनी पड़ती है, तो अपना स्लोप निकलता है। W अपॉन एस करेंगे तो स्लोप निकलेगा, और स्लोप क्या बताएगा, फोर्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो अगर उन दोनों को एक एक एक्सिस में रखा तो जो स्लोप होगा वो बगल वाली चीज़ बताएगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, दोनों में अगर एक एक को रखा तो जो तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व होगा वो ये बताएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो ग्राफ अपन ने देख लिया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा चुके हैं एक बार नॉर्मली। अगर तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब उसमें नेट वर्क डन 0 हो जाता है, नेट वर्क डन 0 हो जाता है, ये तो उतना लिखना नहीं है। मेन क्या है, डेफिनेशन तुम्हारी बुक में यानी ये मैम ने ये लिखवाई है, आपने लिखवाई क्या? नहीं हमने लिखवाई वो, ठीक। अच्छा, अरे तो तुम लोग सही वाले क्यों नहीं पहले देते, क्यों नहीं बताया? मैं लेके आता अपनी कॉपी। कॉपी लेके ही आए। अरे मैं लिखा था जितना मैंने लिखवाया पहले बार। चलो, ये तो पूछ रहा था जब से लगा रहा कि इसी से पढ़ूं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो पाथ पे डिपेंड करती है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या हो गए, जिस भी चीज़ के साथ पोटेंशियल होना हो वो हो जाएंगी कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, हाँ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब स्प्रिंग हो गई ये कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो अपनी पाथ पे डिपेंड करती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हाँ, वो फोर्स कहाँ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव में आएगा ना, कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स थोड़ी है, नहीं कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही एक जगह से दूसरी, जरूरी नहीं है। तूने भी तो उसी से लिखा है क्या, मैंने उससे नहीं लिखा है, कैसे लिखा है? हमेशा की क्लास वर्क कॉपी से लिखा है, उसकी बहुत सारी कॉपी है, उसकी होमवर्क कॉपी लगा है, वो यही तो उसने भी लिखा था, ऐसे ही लिखा है। उसने भी इसी की कॉपी से लिखा होगा। अब यहाँ पे देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बता दिया। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे एक अजीब सा डायग्राम दिया है, इसका मतलब समझाते हैं। देखो एक मिनट, अरे मेरी बहन, अरे समझो वो वाले सर है ना, क्या नाम है उनका, अपन जब जा रहे थे सर उनको अंदर बना बोलते बटन बंद। यहाँ पे देखो डायग्राम इसमें नहीं बना, इसमें बना था। डायग्राम कैसा था, अगर अपन कंजर्वेटिव, इधर देखो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब अगर किसी को अपन ऐसे यहाँ तक लेके गए, ठीक, अगर ऐसे यहाँ तक लेके गए मतलब ए से बी अपन ऐसे आड़े टेढ़े बात से गए, बी से ए अपन वापस आ गए शॉर्टेस्ट पाथ से। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, देखो पहले नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ये इक्वल नहीं होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए के, इतना चीज़ तो क्लियर है।
यानी ए से भी ज़्यादा वर्क डन हुआ और बी से कम वर्क डन हुआ। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव, अगर ये कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, मतलब केवल ए और बी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए के, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है। ये चीज़ क्लियर है। एग्जाम्पल ले लो ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसी चीज़ को अपन ऊपर लेके आए, ये ग्राउंड है, यहाँ पे अपने पास एक बॉल है, बॉल को अपन ऊपर लेके आए इस पाथ से, ठीक, यहाँ पे पहुँचा दिए बॉल को, तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको छोड़ेंगे तो ये सीधे नीचे आएगी। दोनों में बताओ वर्क डन इक्वल हुआ, क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही थी नीचे, ग्रेविटी नीचे लग रही थी। अब अगर ये फोर्स यहाँ पे ऐसे जा रही है तो यहाँ पे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ऐसी कई जगह होंगी, कई जगह वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब केवल वो वर्क डन देखना है जिससे बॉल ऊपर गई है। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ से यहाँ का वर्क डन और यहाँ से यहाँ का वर्क डन बराबर हो जाएगा। तो ये डायग्राम का ये मतलब था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन ए टू बी वर्क डन बी टू ए के इक्वल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो अनइक्वल होगा। अब एक सिंपल सी चीज़ ये है कि एक डायरेक्शन को अपन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना पड़ता है। अगर ए टू बी को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी टू ए नेगेटिव होगी, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा। अब वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया और साइन के हिसाब से भी वर्क डन सही हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। देखो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। जिस कैपेसिटी से अपन कोई वर्क कर पाते हैं उसको अपन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये यूनिट होती है जूल्स या फिर न्यूटन मीटर या फिर mL/T-2। यही सब एनर्जी के लिए भी सेम रहता है। जो वर्क का रहता है वही एनर्जी का रहता है। मतलब अपन के पास जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही अपन वर्क कर पाएंगे, इसलिए वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है सेम। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चलो देखो। एनर्जी के वर्क इनटू टाइम होता है, नहीं, वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, F into S। F इंटू एस, ठीक। अब यहाँ पे देखो लिखा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तरीकों की एनर्जी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अपन को मेनली पढ़ना किसके बारे में, अपन को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो किसी भी चीज़ की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कैसे आता है अभी समझाएंगे, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं समझाया। तो किसी भी चीज़ की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। अब पहले एक एक करके दोनों एनर्जी समझ लो, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में अपन फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दिया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ कोई भी, किसी को नहीं पता। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ये एनर्जी आती कैसे है, ये एनर्जी आती है मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, अगर वेलोसिटी आ गई मास तो उसके पास हो गई, मतलब उसके पास एनर्जी आ गई। तो किसी भी चीज़ में एनर्जी है मतलब उसके पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। अब देखो यहाँ पे अपना हाफ mv² हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेरिवेशन दी है, ये वाली डेरिवेशन बहुत सरल है, आने के भी चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो निकालेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी। अपन ने इसके पहले मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है। मोशन वाले चैप्टर में मोशन के 3 इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना बस बताओ v² कौन सी इक्वेशन में था, केवल v² की बात कर रहे हैं, m तो था ही नहीं था उस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, v² कौन सी इक्वेशन में था, थर्ड इक्वेशन क्या थी। तो देखो कैसे लाते हैं, देखो
बाकी अपने हिसाब से अच्छे से लिख लेना। डायरेक्टली देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as था, है ना। अब जब डेरिवेशन करोगे तो उसमें समझाना भी पड़ेगा ऐसा क्यों किया। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as मतलब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन को ये पता है, ये भी डिराइव करनी पड़ेगी। डेराइव काइनेटिक एनर्जी का डेराइव करने के लिए लिखा है, ठीक। तो ये डेराइव करने को आ सकता है, सरल है इसलिए हमें लगता है आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो ये अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी मान लो अपन किसकी निकाल रहे हैं, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक, उसको यहाँ से अपन ने छोड़ दिया, वो आ गई ज़मीन में। अब ज़मीन में आई, पहले रेस्ट में थी, अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। हाफ mv² को अभी भूल जाओ, अपन को अभी मिल गया है केवल v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे अपन ने किसका यूज़ किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन को v² मिल गया। अब एक इक्वेशन और ले लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ma रहता है। तो ma, ठीक, F इक्वल टू ma हो गया। इन दोनों चीज़ से अपन डिराइव कर लेंगे हाफ mv²। कैसे, यहाँ रेस्ट में है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई होगी। अपन को निकालना इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक। तो अगर रेस्ट में मतलब u तो 0 हो गया, है ना। देखो इसको रेस्ट में लिया क्यों, इसको रेस्ट में इसलिए लिया जिसमें ये u 0 हो जाए, ठीक। तो u हो गया अपने पास 0, बचा क्या, v² इज इक्वल टू 2as, ठीक, ये आ गया। पहला पॉइंट अपन ने ये निकाला, v² इज इक्वल टू 2as, ये आ गया। कैसे आया, समझ में आया, u² 0 हो गया। अब बताओ F इक्वल टू ma है तो a इक्वल टू क्या होगा, इससे अपन को पता चला a इक्वल टू F/m, ये पता चला। तो यहाँ पे a की जगह अपन रख देंगे 2F/m s। बोलो, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल थी। पहले अपन ने u² 0 कर दिया, a की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो m और 2 को इस साइड ले आओ, m डिवीजन में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया mv², 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू F.s, F और s बस बचा, F.s हो गया। F.s क्या होता है, वर्क या फिर एनर्जी, ठीक। तो हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क, हाँ जा रहा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले लो या फिर काइनेटिक एनर्जी ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 रहेगी। तो वर्क क्या होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लो। अच्छा, हाफ mv² इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से चेंज हुई तो मतलब हाफ mv² मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अपने पास आ गया। इसमें देखो, इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली लिख दिया है। वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक। अब इनिशियली वेलोसिटी थी 0, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो उसके कारण अपना आ गया ke माइनस 0, तब अपना हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, ठीक। 3-4 स्टेप यहाँ पे नहीं लिखे थे, ये स्टेप भी लिखना है।